हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के एक्सपर्ट ओपिनियन के प्रोविजंस। तो एक्सपर्ट ओपिनियन के जो प्रोविजंस हैं मैंने आपको बेरेट के थ्रू विद ट्रिक्स आपको दूसरे वीडियो में कराए हैं, उसको आप जाके देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आता है कि नोट्स वाला पार्ट, मेंस पर्पस के लिए एंड एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट जो है वो इस वीडियो में कवर होगा। इससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डायरेक्ट तो आपको समझ में आ जाएगी, बट इसमें आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो इसमें रेज कर दिए जाएंगे और आपको आंसर्ड कर दिए जाएंगे देन एंड देयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के प्रोविजन से। अब इसमें देखो कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक आता है। सेक्शन नंबर 45 से लेकर के 50 तक आते हैं इसके प्रोविजंस। ठीक है, सबसे पहला है जनरल रूल। अब देखो एक्सपर्ट ओपिनियन में जनरल रूल क्या बात करता है। जनरल रूल यही बात करता है कि ओपिनियन बिलीफ ऑफ अ थर्ड पर्सन इज इररिलेवेंट। दो लोगों के बीच की बात है, ठीक है, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है, कोई तीसरा आकर के कुछ बोल देगा तो उसको आप सुन लोगे नहीं, उसको आप जनरल लाइफ में भी नहीं यूज करते हो, तो कोर्ट की तो बात दूर की है। बट यहाँ पे हम ओपिनियन लोगों के मैटर कर रहे हैं। क्यों मैटर कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपर्ट्स है वो, पहली चीज तो ये हो गई। और पर्पस क्या है? Where the question involved is beyond the range of common experience or common knowledge or when special study of a subject experience is necessary। मान लो क्वेश्चन कोई साइंटिफिक चीज से रिलेटेड है। अब जज को सारी चीजें तो नहीं पता होती हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जजेस को, लॉयर्स को सारी चीजें पता हो। तो आप क्या करोगे? एक्सपर्ट ओपिनियन लिया करोगे उन सब चीजों में जहां पे इट इज नेसेसरी, या फिर कोई ऐसे इंसान का ओपिनियन जिसने उस चीज से रिलेटेड स्पेशल स्टडी की हो, कोई स्पेशल सब्जेक्ट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग डॉक्टर्स के एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। डॉक्टर्स क्या है? एक्सपर्ट्स ही हैं, उनके हम ओपिनियंस लेते हैं कि कहीं पे कुछ क्राइम हुआ है, उससे रिलेटेड कोई स्पेसिमेंस मिल जाते हैं, उनसे रिलेटेड उनके एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 45 से। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसरी लिखा हुआ है बट नेसेसिटी। ठीक है, जहां जरूरत होगी, जहां नेसेसरी होगा वहीं पे ओपिनियंस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सेक्शन नंबर 45 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 45 में किस बारे में बात की गई है? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, जो कि स्पेशली स्किल्ड वन है। वो रेलिवेंट कब होंगे? अंडर रेलिवेंट फैक्ट के अंडर सेक्शन नंबर 45 में रेलिवेंसी उनकी शो हो जाएगी कि यहाँ पे उनके ओपिनियंस रेलिवेंट है, वहां पे उनके ओपिनियंस जो है वो ले लिए जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है हु इज एन एक्सपर्ट। अब देखो आपको पता चल गया कि जो ओपिनियंस है किसी के तो जरूरी है। अब वो किसी क्या है? वो एक एक्सपर्ट है। और वो आपको कैसे पता चलेगा? इसके अंडर वन हु हैज डिवोटेड टाइम एंड स्टडी टू अ स्पेशल ब्रांच ऑफ लर्निंग दस स्पेशली स्किल्ड। ठीक है, कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा इंसान जिसने अपना प्रॉपर टाइम दिया है, स्किल्स दी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको हम क्या मानेंगे? एक्सपर्ट मानेंगे। ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 50 साल का एक्सपीरियंस हो गया। कई सारे केसेस में हम लोग 20-20, 25-25 साल के एक्सपीरियंस लेते हैं क्योंकि उस फील्ड में उनकी जरूरत होती है। ठीक है, किसी का ओपिनियन ले रहे हैं हम, कोई एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है तो वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस ही होने चाहिए, स्पेशल लोग होने चाहिए जिन्होंने स्पेशल ब्रांच से रिलेटेड स्पेशल स्टडीज की हो। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है क्वेश्चन एक्सपर्ट ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, एक्सपर्ट हमें पता चल गया है कौन है, अब उनका ओपिनियन भी जरूरी है। ठीक है, अब कब रेलिवेंट होंगे? अब इसमें देखो टू प्री रिक्विजिट्स मस्ट बी फुलफिल्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट इज सच दैट एक्सपर्ट टेस्टिमनी इज नेसेसरी। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी पे ये बेस्ड है, तो वहीं पे जरूरत होगा जहां पे नेसेसरी हो। दैट इज कोर्ट इज अनेबल टू फॉर्म इट्स ओन ओपिनियन फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। केस को देखते हुए कोर्ट को लगता है कि यार यहाँ पे तो किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, कोर्ट को जरूरत लगी, ऑब्वियसली कोर्ट जो बोलेगा वो होगा। नेक्स्ट क्या है? The witness in question is really an expert and is a truthful witness which will depend upon reasons stated in support of his conclusions। ठीक है, पहला चीज तो हो गया कि उसने जो बोला है। दूसरा क्या है? विटनेस जो है, ठीक है, इन क्वेश्चन इज रियली एन एक्सपर्ट। पहला तो हमें पता चल गया कि एक्सपर्ट है एंड इज अ ट्रूथफुल विटनेस। दूसरी भी चीज है कि हाँ ट्रूथफुल विटनेस है, विच विल डिपेंड अपॉन रीजन स्टेटेड इन सपोर्ट ऑफ हिज कंक्लूजन्स। वो ऐसा ओपिनियन देगा, मान लो उसने किसी पर्टिकुलर चीज पे स्टडी की है और उसने कंक्लूड किया है कि इस केस के अकॉर्डिंग ये है, और वो उसको ट्रूथफुली बता भी देगा। ठीक है, और वो एक एक्सपर्ट भी है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मान लो। ठीक है, पहला पॉइंट ये कि वो एक्सपर्ट है, दूसरा वो ट्रूथ है, तीसरा वो जो भी चीज बताएगा, ठीक है, वो सपोर्ट करेंगे उसके कंक्लूजन्स से। ठीक है, वो सपोर्ट होंगे उसके कंक्लूजन्स से। ये तीनों चीजें हैं। अब ये तीनों चीजें कहाँ रेलिवेंट होगी? जहां नेसेसरी है वहां लगा दो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। यहाँ पे 1, 2, 3 तभी लगेंगे जब नेसेसरी हो। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन
वेयर टू बी गिवन, कहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन दोगे? फॉरेन लॉ में, साइंस में, आर्ट में, हैंडराइटिंग में, फिंगर एक्सप्रेशंस में, इन सब में दोगे आप। अब इन सब चीजों को आपको डीप में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। फॉरेन लॉ, साइंस आर्ट के लिए देखो, जरूर आर्ट के लिए पर्टिकुलरली जरूरी नहीं है आपके पास स्पेशल स्टडीज हो, स्पेशल सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट कोर्स इज डिफरेंट, ठीक है, बट स्पेशल नॉलेज, उस चीज में आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, अपना पूरा टाइम दिया है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस बंदे के पास जो आर्ट में स्पेशली स्किल्ड है उसके पास सर्टिफिकेट हो, बट उसने अपना वहां पे टाइम दिया है तो ही इज एन एक्सपर्ट, ठीक है। हैंड राइटिंग भी, फिंगर इंप्रेशन वगैरह, ये सब चीजें। अब एक और चीज नोट करनी कि एक्सपर्ट जो होता है वो डिसाइड नहीं करता है, ही डिपोजेस, ठीक है, कंक्लूड करता है, ही डिपोजेस, ही डज नॉट डिसाइड। नॉट डिसाइड वाली इंपॉर्टेंस आप देख लो, ही डज नॉट डिसाइड। डिसाइड कौन करता है? सिर्फ जज। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है, हमें पता चल गया एक्सपर्ट कौन है, हमें पता चल गया उसका ओपिनियन, हमें पता चल गया स्पेशली स्किल्ड वाला जो होता है वो एक्सपर्ट होता है। अब उसकी एविडेंट्री वैल्यू, हमें ये भी पता चल गया कि वो कहां पे अपना ओपिनियन देगा। अब उसकी एविडेंट्री वैल्यू क्या है? एक्सपर्ट एविडेंस कैन नॉट बी टेकन एज अ सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस अनलेस corroborated बाय अदर एविडेंसेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं है। मान लो किसी एक्सपर्ट ने बोल दिया कि हाँ इसने कत्ल किया है, हाँ सबूतों को देखते हुए लग रहा है कि इसने कत्ल, सॉरी ये सारी जो चीजें हैं स्पेसिमेन को देखते हुए लग रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन ए ने ऐसा किया हो सकता है, तो उसको हम लोग सब्सटैंशियली नहीं लेंगे। इट्स नॉट अ सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस अनलेस corroborated बाय अदर एविडेंसेस। और एविडेंसेस के हिसाब से लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉरी कुछ केसेस हैं। सबसे पहले है दयाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, ठीक है। इसमें क्या है? एक्सपर्ट विटनेस टू पुट बिफोर द कोर्ट ऑल मटेरियल्स दैट इज टेक्निकल एस्पेक्ट्स टू एनलाइटन द कोर्ट। अब इसमें क्या है? तुम अपना ओपिनियन दे रहे हो, वो जरूरी नहीं है। आप ओपिनियन के बैकग्राउंड में जितनी चीजें हैं सारी चीजें आपको कोर्ट के सामने, सारे मटेरियल, सारी चीजें आपको कोर्ट को देनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एस गोपाल ए रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या है? एक्सपर्ट एविडेंस इज वीक टाइप ऑफ एविडेंस, देयरफॉर इट इज नॉट सेफ टू रिलाई अपॉन इट विदाउट सीकिंग corroboration। हमें इसमें क्या पता चल गई? वैल्यू पता चल गई, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। और हमें इस केस में क्या पता चल गया कि हमें सारे मटेरियल्स जो है वगैरह वगैरह चीजें ओपिनियन के साथ साथ सामने कोर्ट पे देने होंगे ताकि वो अपना डिसीजन बना सके, ठीक है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट करेगा। कोर्ट कैसे करेगा? जब उनके पास सारे मटेरियल्स होंगे। नेक्स्ट इसके बाद केस है कपिल देव मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। एक्सपर्ट ओपिनियन इज इनकंसिस्टेंट विद ऑक्यूलर एविडेंस, देन ऑक्यूलर एविडेंस विल प्रिवेल और प्रिफर्ड इफ ऑक्यूलर इज ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल, ठीक है। ऑक्यूलर का मतलब क्या होता है? आई विटनेस, ठीक है। अब मान लो एक आई विटनेस है, वो बोल रहा है कि ए ने कत्ल किया है और उसने देखा है, और जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो बोल रहा है कि बी के वहां पे फिंगरप्रिंट है, बी का वहां पे ब्लड भी पड़ा हुआ है, बी के स्पेसिमेन भी है वहां पे। बट इसमें ये देखा गया कि ये देखो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनकंसिस्टेंट है, तो क्या माना जाएगा? ऑक्यूलर विल प्रिवेल। तो किसने किया है? ए ने किया है, क्योंकि ऑक्यूलर एविडेंस विल प्रिवेल। ये कौन से केस में बोला गया है? कपिल देव मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। मंडल ने देखा, मंडल ने बोल दिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला कि ऑक्यूलर एविडेंस विल प्रिवेल और प्रिफर्ड इफ ऑक्यूलर इज ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल। एक और चीज इसमें साथ में देखी जाएगी कि तुमने देखा है तो ठीक है, बट तुम रिलायबल इंसान हो ऑक्यूलर एविडेंस के लिए। अगर रिलायबल हो तो ठीक है, अगर रिलायबल नहीं हो तो नहीं। फिर कौन सा एविडेंस लिया जाएगा? फिर ये वाला एविडेंस लिया जाएगा, यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन। अब देखो एक्सपर्ट की जो वैल्यू है ना, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट विटनेस मस्ट बी व्यूड इन द लाइट ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स फैक्टर। कुछ एडवर्स फैक्टर्स है, ठीक है, जो कि उस एविडेंस को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। देयर इज डेंजर ऑफ एरर और डेलिबरेट फॉल्सहुड, ठीक है, कि तुमने कुछ टेस्ट किया वो गलत भी तो निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है एविडेंस कंसिस्ट ऑफ ओपिनियन एंड ह्यूमन जजमेंट इज फैलिबल, ह्यूमन नॉलेज इज इम्परफेक्ट एंड लिमिटेड। ह्यूमन की जो नॉलेज है वो इम्परफेक्ट है, लिमिटेड है, हो सकता है उस लिमिट के बाहर कुछ हुआ हो, इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी कम रखेंगे, ठीक है। एक्सपर्ट में टेंड टू बी अनकॉन्शियसली प्रेजुडिस्ड इन फेवर ऑफ द साइड विच कॉल्स हिम, ठीक है। एक्सपर्ट किसके टुवर्ड्स प्रेजुडिस होगा? जिसने उसे कॉल किया है, जिसने उसे बुलाया, बोलेगा अरे इन्होंने बुलाया है, इन्होंने हमें काम दिया है, तो फिर हो सकता है कि इनके फॉर में ही अपना ओपिनियन दे दो, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? एक्सपर्ट होगा एक्सपर्ट अपने घर पे, बट यहाँ पे उसको एक लिमिट में रहना होगा, उसको बस एक अपना ओपिनियन देना होगा। ओपिनियन के साथ साथ सारे मटेरियल्स भी देने होंगे जिसके ऊपर उसने ओपिनियन दिया है, ठीक है।
और एक्सपर्ट की वैल्यू भी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो एरर भी कर सकता है, ह्यूमन जजमेंट में एरर, कुछ एरर हो सकता है, जरूरी नहीं है उसके पास बहुत नॉलेज हो यार, है ना, 20-25 साल क्या ही होता है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, हो सकता है वो प्रेजुडिस हो। ये सब चीजें एक्सपर्ट ओपिनियन में आती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 46। सेक्शन नंबर 46 बात करता है फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन एन ग्राउंड ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, यानी कि फैक्ट्स किस पे बेयर कर रहे हैं या फिर ग्राउंड ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। हमने पढ़ा था ऑलरेडी 45 में कि एक्सपर्ट को अपने ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, ठीक है, कि किस पे उनका ओपिनियन है। तो हमने 45 पे क्या पढ़ा, एक्सपर्ट, ठीक है, उसने क्या किया, एक ओपिनियन दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, ओपिनियन के ग्राउंड्स, ठीक है, बैकग्राउंड। तो इसमें क्या है, फैक्ट्स विच आर नॉट रेलिवेंट अदरवाइज आर रेलिवेंट इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर सेक्शन 45। यानी कि ग्राउंड्स क्या होंगे, पहला ग्राउंड हो सकता है जो उसको सपोर्ट करे, और दूसरा क्या हो सकता है जो उसके इनकंसिस्टेंट हो। वो सारे क्या होंगे, ग्राउंड्स में कवर होंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, द फैक्ट दैट अदर पर्सन हु वर पॉइजन्ड बाय दैट पॉइजन exhibited certain symptoms which experts affirm or deny to be the symptoms of that person is relevant। ये मैंने अभी आपको क्या बताया, एक एग्जाम्पल बताया। एग्जाम्पल क्या है कि सामने वाला इंसान, मान लो ए है, ठीक है, हु इज एन अदर पर्सन, जो कि पॉइजन हुआ था, ठीक है, बाय द पॉइजन। अब अगर वो पॉइजनिंग से मरा है तो उसको कोई जहर दिया होगा, ठीक है। अब उस जहर के सर्टेन सिम्टम्स हैं, उस जहर के सिम्टम्स मान लो है XYZ, और वही सिम्टम्स किस में मिले आपको, ए में मिले। तो यही मानेंगे ना कि उसको वो जहर दिया गया है, तो वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंट नहीं है, ये एक सपोर्ट वाला एग्जांपल है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके साथ ही साथ इसमें सेक्शन 51 भी ऐड किया गया है, विच प्रोवाइड्स दैट द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज बेस्ड इज आल्सो रेलेवेंट, ठीक है। उसमें यही बोला गया कि ग्राउंड्स है वो सारे भी रेलिवेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सपर्ट में गिवन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, ठीक है। यानी कि वो ये बताएगा कि उसके कितने ग्राउंड्स थे, जो कि जिसकी वजह से सारे एक्सपेरिमेंट्स बताएगा। मैंने ए एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा, Q, ठीक है, QWERTY, मान लो क्वार्टी, ये सारे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स भी बताएगा, इसमें निकला हाँ, इसमें निकला हाँ, इसमें निकला ना, पर इसमें भी निकला हाँ, इसमें भी निकला हाँ, तो मतलब हाँ हो सकती है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बताएगा। फिर जजेस क्या देखेंगे, एक में ना भी तो आया है तो हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 46 समझ में आया हो, सेक्शन नंबर 51 भी समझ में आया हो, जो कि बात करता है कि ग्राउंड्स जो है वो रेलिवेंट होंगे, ठीक है। ग्राउंड्स जी हाँ रेलिवेंट है। और 46 में क्या है, फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन एंड ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट, ठीक है। ये बताता है कि व्हेन रेलिवेंट है, और 51 बताता है ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज बेस्ड आल्सो रेलिवेंट, ठीक है। सिमिलर ही है ये। अब मैंने आपको बताया था कि ये सेक्शन नंबर 45 से 50 में आता है, ऐसा नहीं है, 45 से लेकर के 51 तक आता है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा एक बार आप लोग। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 47 में, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग, ठीक है। 45, 46 में हमने 45 में हमने क्या फॉर्म किया, हमने एक एक्सपर्ट फॉर्म किया, वो क्या करे, ओपिनियन दे रहा है, और उसके जो ग्राउंड्स हैं वो कहाँ रेलिवेंट होंगे, हमने 46 में बात की। अब हम 47 से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले वो किस बारे में बात कर रहा है, एच के बारे में, ठीक है। एच लिख लो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले एच के बारे में बात कर रहा है, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग। इसमें क्या है, व्हेन ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग हैज टू बी फॉर्म। अब ओपिनियन हैंड राइटिंग से रिलेटेड कब फॉर्म किया जाएगा, जब कोई डॉक्यूमेंट आएगी, जज साहब देखेंगे कि सामने उनके एक डॉक्यूमेंट आई है, तो ही क्या होगा, तो फिर वो ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग फॉर्म कर लेंगे। Opinion as to person by whom any document was written, signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting by whom it's supposed to be written, signed that it was not written or signed, ठीक है। जो इंसान acquainted होगा हैंड राइटिंग से, by whom it's supposed to be written or signed, it was not written or signed, वो बता सकता है कि वो किसने लिखी है, किसने नहीं लिखी है। अब इसके बाद है, फॉर एग्जाम्पल ए के पास एक डॉक्यूमेंट आई, ठीक है, फिर इसके बाद जज के पास एक डॉक्यूमेंट आई, वो बोलेंगे अरे आओ तुम एक्वेंटेड हो इस इंसान के हैंडराइटिंग से, बताओ ये इसने लिखा है कि इसने नहीं लिखा है, बस इतनी सी चीज है। नेक्स्ट इसके बाद है हाउ टू नो एक्वेंटेंस विद हैंडराइटिंग। हमें कैसे पता चलेगा एक्वेंटेंस विद हैंडराइटिंग, उसके कुछ है, पहला तो क्या है, उसने देखा है। अब उस डॉक्यूमेंट को छोड़ के आप दूसरे डॉक्यूमेंट में आ जाओ, इसमें है व्हेन ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले ये है ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग, ओपिनियन कब रिक्वायर्ड है, ठीक है, बाय हुम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइंड, ऐसा मैं आपको ये एक्सप्लेन ही कर चुकी हूँ। नेक्स्ट चीज है हु गिव्स द ओपिनियन, जो इंसान एक्वेंटेड है वही क्या करेगा, ओपिनियन देगा।
नेक्स्ट इसके बाद है व्हेन अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड। अब एक्वेंटेड ही देगा तो एक्वेंटेड कैसे होगा, सबसे पहले कब होगा, जब उसने वो देखा है। दूसरी चीज, जब उसने उसको उसके इंसान से, फॉर एग्जाम्पल जज पूछे क्या ये बी ने लिखी है, तो बी के द्वारा ए को डॉक्यूमेंट्स मिली है, ठीक है, टू बी रिटन बाय दैट पर्सन इन। अब कब मिली है, पहला तो आंसर टू डॉक्यूमेंट रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि ए ने बी को बोला कि भाई मुझे ये बता दो, बी ने उसको लिख करके भेज दिया कि भाई ये ले, ठीक है। तो वो जो क्या हो गया, वो आंसर टू डॉक्यूमेंट रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि ए की जो खुद की डॉक्यूमेंट थी वो उसका आंसर था, तो ये हो गया। सेकंड हो गया अंडर इज अथॉरिटी एंड एड्रेस टू दैट पर्सन, यानी कि अंडर इज अथॉरिटी एंड एड्रेस टू दैट पर्सन। नेक्स्ट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस द डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन हैबिचुअली। पहला क्या है, उसने खुद देखी है, दूसरा क्या है, उसे उसके द्वारा डॉक्यूमेंट मिली है, तीसरा क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या हो गया, उसने अपने हाथ से उसको बिल बना के दिया, बिल में क्या होती है, उसकी हैंड राइटिंग होती है, तो वही हो गया उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस द डॉक्यूमेंट्स परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन हैबिचुअली। अब इसमें एक केस है जो कि बताता है वैल्यू ऑफ सेक्शन 47। ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ डायरेक्ट एविडेंस एंड इफ दिस काइंड ऑफ एविडेंस इज अवेलेबल द एविडेंस ऑफ एनी अदर काइंड विल बी अननेसेसरी। ये क्या है, ये एक डायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है। डायरेक्ट कैसा हो गया, ऑक्यूलर एविडेंस ही बोलेंगे ना इसे, ऑक्यूलर एविडेंस। ऑक्यूलर एविडेंस की वैल्यू किससे ज्यादा है, एक्सपर्ट ओपिनियन काइंड ऑफ थिंग से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, कि एक्सपर्ट ने इन्फर किया बहुत सारी चीजों से निकाल के, उससे थोड़ी सी ज्यादा हो गई क्योंकि ये डायरेक्ट एविडेंस है। अगर ये एविडेंस है तो कोई और एविडेंस की जरूरत नहीं है, हालांकि आता तो ये एक्सपर्ट के अंडर में ही है, बट कैसा एक्सपर्ट हो गया, वो इंसान उसको पर्सनली जानता है, वो उस इंसान ने उससे पर्सनली मीटिंग की है, पर्सनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं, पर्सनली उसने उसके सवालों का जवाब दिया है, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट एविडेंस हो गया, जो कि ऑक्यूलर के मतलब ऑक्यूलर का ही एक वेरिएंट है। तो आई होप आपको ये वाला पोर्शन सेक्शन नंबर 47 समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू सेक्शन नंबर 45 में एक तरह से जो जनरल एक्सपर्ट समझाया गया है उससे ज्यादा क्यों है। अब हमें पता चल गया हैंडराइटिंग प्रूव हो गई, ठीक है, हैंडराइटिंग की जरूरत, मतलब हैंडराइटिंग की जरूरत कहाँ कहाँ होती है, हैंडराइटिंग कैसे प्रूव होगी। अब एक मेन क्वेश्चन है मोड ऑफ प्रूविंग हैंडराइटिंग, ठीक है, मोड क्या है हैंडराइटिंग को प्रूव करने का। अब हम आते हैं इसमें मोड ऑफ प्रूविंग हैंडराइटिंग में, ठीक है। मोड ऑफ प्रूविंग हैंडराइटिंग में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, ये पहला है सेक्शन नंबर 45, ये मैंने 3 लिखा हुआ है, ये 45 है एक्चुअली, ठीक है, 45। इसमें है ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। हैंडराइटिंग क्या है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट क्या है, एक एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट हमें पता चल गया। नेक्स्ट 47 में है ओपिनियन ऑफ पर्सन एक्वेंटेड विद हैंडराइटिंग। कैसे होगा, हैंडराइटिंग तो पता चल गया कि एक एक्सपर्ट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होता है, पर वो किसके अंडर में है, सॉरी, हमें ये पता चल गया कि एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट तो होता ही है। सेकंड चीज ये है कि अगर पर्सन एक्वेंटेड विद हैंडराइटिंग है तो वो किसके अंडर आ गया, ऑक्यूलर के अंडर आ गया, डायरेक्ट एविडेंस। और 73 में है कि अगर नहीं पता चल रहा है तो चलो यार कंपेयर कर लिया जाए, ठीक है, जज साहब बोलेंगे चलो कंपेयर करो, तो कंपेयर हो जाएगा, कंपैरिजन से पता चल जाएगा। तो 45 में क्या है, एक्सपर्ट मिला है, 47 में क्या है, दोस्त मिला है, ठीक है, और इसके बाद 73 में क्या है, अब सब लोग मिल करके ढूंढ रहे हैं कि क्या कंपेयर कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी एक तरह से एक्सपर्ट के अंडर ही मान लो, बट कंपैरिजन है, कोर्ट ऑर्डर है तो कोर्ट के ऑर्डर में मान लो, ठीक है, कि कंपेयर होगा। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 45, मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। अब इसमें क्या है, जहां पे कोर्ट को लगता है कि कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग, द ओपिनियन ऑफ अ राइटिंग एक्सपर्ट। अब राइटिंग एक्सपर्ट का होना चाहिए, स्पेशली स्किल्ड होना चाहिए, ऑब्वियसली ऐसे स्पेशली स्किल्ड होना चाहिए। इन दिस बिहाफ इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट। 45 में क्या है, एक्सपर्ट हमें मिल गया। मान लो एक्सपर्ट नहीं समझ में आ रहा है, एक्सपर्ट के सामने उसका जो दोस्त है आकर के बोलता है नहीं जज साहब ये उसकी हैंडराइटिंग है ही नहीं, मैं तो उसका दोस्त हूं, या तो मेरे साथ उसका बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो क्या हो गया, ऑक्यूलर एविडेंस हो गया, ठीक है। अब मैंने पहले आपको बताया है, केस के साथ बताया कि जहां पे ऑक्यूलर एविडेंस है, कौन से केस में बताया है आप लोग एक बार नीचे कमेंट करना साथ ही साथ, बट मैं आपको बता दूं मंडल वाले केस में बताया है, ठीक है, कपिल देव मंडल वो वाला केस था। इसमें क्या है, ओपिनियन ऑफ पर्सन एक्वेंटेड विद हैंडराइटिंग, ऑक्यूलर एविडेंस हो जाएगा वो। तो इसमें क्या है, अंडर सेक्शन 47 द ऑथरशिप ऑफ राइटिंग में बी प्रूव्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अ विटनेस। वो विटनेस क्या होना चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए, ठीक है, फैमिलियर होना चाहिए। मैंने एक्वेंटेंस में आपको 3 पॉइंट्स करवाए थे,
with writing of a person who is said to have written a particular document. Before such admission of evidence, the witness must prove that he is acquainted with the handwriting of the person concerned. ठीक है, तो हमें ये पहले बताना है कि एक्वेंटेंस कैसे होगी. बिजनेस ट्रांजैक्शन में है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, OCB ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, या फिर उसको अपने बात का जवाब मिला है. ठीक है, ये सब 2-3 पॉइंट्स है इसमें, वो सब चीजें हैं, या फिर उसने उसको लिखते हुए देखा है, वो डॉक्यूमेंट बनाते हुए देखा है. अब इसमें एक केस है राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. उन्होंने बोला है कि बोथ अंडर सेक्शन 45 एंड 47 द एविडेंस ऑफ हैंडराइटिंग इज एन ओपिनियन. इन द फर्स्ट केस इट इज साइंटिफिक कंपैरिजन एंड द सेकंड केस इट इज बेस्ड ऑन फेमिलियरिटी resulting from frequent observation. The court should verify the opinion of experts by applying its own observation. इसमें ये बोला गया है 45 बोले चाहे 47 बोले, सबसे ऊपर कौन? जज. ठीक है, तुम 45 के अंडर बताओ चाहे 47 के अंडर बताओ, सबसे ऊपर बात यह है कि एक जज बोलेगा तो वही सही है. कोर्ट अपना खुद का ऑब्जर्वेशन बनाएगा. ठीक है, कौन से केस में बोला गया है? राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 73. सेक्शन नंबर 73 बात करता है allows the court to compare the disputed handwriting with the admitted handwriting of the person concerned to prove such handwriting. अब जो कंपैरिजन है वो कौन सी हैंडराइटिंग में होगा? वो हैंडराइटिंग पहले क्या होनी चाहिए? एडमिट होनी चाहिए. ठीक है, कोर्ट एडमिट करेगा कि ये एक ही हैंडराइटिंग है. अब उसको मतलब ये एक ही हैंडराइटिंग है पता चल गया तो ये हो ही नहीं पाएगा. पहले तो एक हैंडराइटिंग एडमिट करेगा, फिर इसके बाद कंपेयर करेगा उसकी और हैंडराइटिंग से, तब पता चलेगा कि हाँ ये उसकी हैंडराइटिंग है या नहीं. दिस सेक्शन ऑल्सो एम्पावर्स द कोर्ट टू डायरेक्ट एनी पर्सन present in the court to write any word, figure for the purpose of enabling the court to compare them with the writing in question. कोर्ट कहीं से भी किसी को भी बुला के बोल सकता है कि आओ लिखो. ठीक है, लिख करके जाओ, पता चल जाएगा कि ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है या नहीं है. नेक्स्ट इसके बाद एक केस है सिंपल सा 47 मैंने आपको केस कराया है, 73 में भी एक केस है. ये बात करता है कि कोर्ट शुड सॉलिसिट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रादर देन रिलाइंग ऑन मेथड ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, method of comparison is hazardous especially when it is made by one not conversant with the subject and without guidance. Once the opinion of expert is taken, the court may verify such opinion by resorting to the method of the comparison. इसमें भी यही बोला गया है, कितना भी कंपेयर कर लो, कुछ भी कर लो, जज ही को करना पड़ेगा. ठीक है, ये कौन से केस में बोला गया? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस VC छोटा लाल पटनी. ठीक है, बहुत एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हम इसके बाद कुछ छोटे छोटे सेक्शंस बचे हैं उसको कर लेते हैं जल्दी से, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे. अब देखो हमने 45 में किस बारे में बात की है? 45 में हमने बात की है एक एक्सपर्ट से रिलेटेड जो कि अपना ओपिनियन देगा. 46 में हमने बात की है ग्राउंड्स से रिलेटेड. ठीक है, और इसके बाद हम 47 में किससे बात कर रहे हैं? 47 में हम हैंडराइटिंग से, एच मैंने बनवाया था हैंडराइटिंग से रिलेटेड. अब इसमें बीच में और ऐड करते जाते हैं 45A ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. ठीक है, ये 45 हो गया. 45A में हम कंप्यूटर बना देते हैं. इसके हाथ में क्या है? एक लैपटॉप रखा हुआ है. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद है 47A. 47A में क्या आ जाता है? हैंडराइटिंग के साथ ही आप क्या कर रहे हो? साइन कर रहे हो. ठीक है, तो ये किस में आ गया? 47A में ई सिग्नेचर. 47A में क्या है? अब देखो 45A में भी कुछ चीजें हैं, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ. इट प्रोवाइड्स दैट वेयर द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन एनी मैटर. ठीक है, इसको लिख लेना स्लो करके. कोर्ट को क्या है? एक ओपिनियन फॉर्म करना है किसी मैटर से रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर रिसोर्स or other electronic form. The opinion of the examiner of electronic evidence under section 79A of IT Act is relevant. ठीक है, इस पैरा को लिख लेना सुन करके कि 45A में क्या प्रोवाइड किया गया है कि जहां पे कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है किसी भी मैटर से रिलेटेड जो कि कंप्यूटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है, तो ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अंडर सेक्शन 79A. ठीक है, एग्जामिनर 79A IT एक्ट में है, वो रेलिवेंट है. तो आप इसमें क्या लिख लो? 79A IT एक्ट वो क्या है? एग्जामिनर है. तो ई लिख लो, एग्जामिनर ही लिख लो क्योंकि ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक ही हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम 47A. ई सिग्नेचर हो गया वो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 47A ओपिनियन ऑफ अ सर्टिफाइंग ऑफिसर. ई साइन कौन करेगा? सर्टिफाइंग ऑफिसर. ठीक है, सर्टिफाइंग ऑफिसर इसका ई है. ई यानी कि एग्जामिनर है, सॉरी ई यानी कि एक्सपर्ट है जो इशू करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अ रेलेवेंट फैक्ट. अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है 48. ठीक है, हमने 47 में एच बनाया, 48 में बना दो RC.
ठीक है, आरसी मतलब राइट्स एंड कस्टम्स। राइट्स एंड कस्टम्स हमने कहाँ पे पढ़ा है? सेक्शन नंबर 13 में पढ़ा है। ठीक है, सेक्शन नंबर 13 इंडियन एविडेंस एक्ट का हमने वहां पे पढ़ा है। उससे रिलेटेड ये है। उससे रिलेटेड कैसे है? सेक्शन नंबर 13 जो कि डील करता है ऑल काइंड्स ऑफ कस्टम्स और राइट्स है, वेदर पब्लिक और प्राइवेट, वेयर सेक्शन 48 डील करता है ओनली पब्लिक राइट्स और कस्टम्स। ये क्या है? पब्लिक राइट्स और कस्टम्स है। और 13 डील करता है पब्लिक और प्राइवेट से, दोनों से डील करता है, क्योंकि ये एक तरह से डिफाइन कर रहा है ना, एक तरह से बता रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये किस बारे में बात कर रहा है? पब्लिक। अब पब्लिक राइट और कस्टम से रिलेटेड कौन बता सकता है? वो तभी बता सकता है जब वो सब कॉमन हो। कि मान लो कोई केस गया, उन्होंने बोला कि आपने ऐसी प्रैक्टिसेस क्यों की हैं, वो बोलेंगे हमारे समाज में यही होता है। फॉर एग्जाम्पल टैटू, ठीक है, कुछ कल्चर्स में टैटू जो है कंपलसरी है। वैसे ही हमारे इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, इन सब में जब एसएसबी होता है तो आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में ये देखा जाता है कि आपके बॉडी में पर्टिकुलर पोर्शंस पे टैटू है या नहीं है, बट एक्सेप्शंस दिया जाता है पर्टिकुलर ट्राइब को कि फलाने फलाने ट्राइब में जो है टैटू अलाउड है, तो वो क्या है? कॉमन है, उनके में कॉमन है। दे आर पब्लिक राइट्स, कस्टम्स के अंडर ही आते हैं, जो कि कंसर्न करते हैं उस पर्टिकुलर क्लास से, तो वो दैट विल बी टेकन एज एन एविडेंस। ठीक है, वैसे एविडेंस में ले लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 49। सेक्शन नंबर 49 थोड़ा सा बड़ा है, जो कि बात करता है यूसेजेस टेनेट्स से रिलेटेड। यूसेजेस टेनेट्स क्या होते हैं? बिलीव्स होते हैं, वहां के यूसेजेस हो गया। नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन की, वहां पे ये फाउंडेशन है, बहुत बड़ी है। नेक्स्ट मैंने स्लैंग्स लिखा है, बट इसका मैं बता देती हूँ। मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, वो स्लैंग्स ही होता है। ठीक है, तो 49 ऐसे याद कर लो, पुराना, पुश्तैनी, ये सब वर्ड्स आप इसी से रिलेट करोगे। किससे? सेक्शन नंबर 49 से। तो यहाँ पे 47 में आपने एच लिखा है, 48 में आपने आरसी लिखा है, और 49 में आप क्या लिख लो? पुराना। ठीक है, इसको लिख लो ऐसे, एचआरसी पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ गया सेक्शन नंबर 50, जो कि बात करता है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप से रिलेटेड कौन बता पाएगा? वही बता पाएगा जिसकी भाई रही होगी, है ना। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप, या फिर उसके पास स्पेशल मीन्स है नॉलेज के, कि अरे इनके घर में तो यही चलता है, हमें पता है। आपको कैसे पता है? क्योंकि आप उनकी चाची हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। अब दो कंडीशंस हैं जो कि रेलेवेंट है अंडर दिस सेक्शन। पहला क्या है? ओपिनियन मस्ट बी एक्सप्रेस बाय कंडक्ट एंड नॉट मेयरली बाय वर्ड्स और स्टेटमेंट। ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? कंडक्ट से, नॉट मेयरली बाय वर्ड्स और स्टेटमेंट। यानी कि पहला क्या है? कंडक्ट, कि उनके घर में ऐसा चल ही रहा है, हमने तो देखा ही है, उनके पति उनको बहुत मारते हैं, क्या है? कंडक्ट है। सेकंड क्या है? पर्सन एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, फैमिली मेंबर और अदरवाइज, मस्ट हैव स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्पेशल मीन्स ऑफ, दूसरा तो यही हो गया, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है कि हाँ हमारे घर पे एक खिड़की है जो उनके घर पे देख सकती है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो पहले क्या होगा? कंडक्ट, दूसरा हो गया स्पेशल नॉलेज, वही दे सकते हैं ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप। तो 49 में आप क्या लिख लोगे? 49 में आपने पुराना लिख लिया। 50 में आप लिख लो ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप में आर, रिलेशनशिप ही लिख लो यार। ठीक है, तो पहला क्या होगा? 47 में एचआरसी पुराना रिलेशनशिप। ठीक है, एचआरसी पुराना रिलेशनशिप। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, आप पुराने वीडियोस इसके देख लो, ये चीज जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। देयर इज वन थिंग लेफ्ट, जो कि मैं आपको एंड में एज अ पिक्चर पोस्ट कर दूंगी, उसको आप देख लेना। वो है डिफरेंसेस बिटवीन सेक्शन नंबर 50 एंड सेक्शन नंबर 32 क्लॉज 5 एंड 6। ठीक है, उसको देख लोगे तो आपके जो है ना नोट्स एक तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। और जो इससे रिलेटेड ट्रिक्स वाली वीडियो है उसको भी आप लोग देख लो, तो आपका क्या है कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट। एंड मैं अभी ये लगा देती हूँ डिफरेंस वाली वीडियो, डिफरेंस वाली पिक्चर। ठीक है, डिफरेंस में क्या है? सबसे पहले एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सप्रेस थ्रू कंडक्ट एज टू द रिलेशनशिप एंड हु कैन बी कॉल्ड एज विटनेस इज मेड एडमिसिबल। ठीक है, 32 में 5 और 6 में भी क्या है? स्टेटमेंट्स एज टू रिलेशनशिप आर मेड बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। ठीक है, जिनको आप बुला नहीं सकते हो एज विटनेस। सेकंड क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्टेटमेंट एज टू रिलेशनशिप बी मेड बिफोर द कॉन्ट्रोवर्सी अरोज। उसमें सेकंड क्या है? 32, 5, 6 में इट इज नेसेसरी दैट द स्टेटमेंट बी मेड बिफोर द कॉन्ट्रोवर्सी अरोज। स्टेटमेंट पहले करो कॉन्ट्रोवर्सी आने से पहले। 32 में तो यही है ना कि मरने से पहले आप कुछ बोलो या इससे पहले आप कुछ बोलो, पहले बोलो। ठीक है, जब वो इंसान मिल नहीं रहा हो या ये सब दिक्कतें आ रही हो। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है? सेक्शन नंबर 50 में, इन एडिशन टू द स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, the opinion should be expressed through conduct.
इसमें क्या है, सिर्फ स्पेशल मीन्स जरूरी नहीं है, कंडक्ट भी जरूरी है। और 32(5) और 6 में क्या है, ओपिनियन ऑफ पर्सन इज एडमिसिबल हु हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ पर्सन। ठीक है, तो 32(5)(6) का जो एम्बिट है वो छोटा है, वो मतलब बड़ा है, बहुत सारी चीजें आ सकती है, सिर्फ स्पेशल मीन्स है। और सेक्शन नंबर 50 में क्या है, एम्बिट थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि ओपिनियन में सिर्फ स्पेशल मीन्स और नॉलेज नहीं बल्कि कंडक्ट भी जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।